जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमूल्य शिक्षा बाई केवाई में। दोस्तों, जो हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं उसमें अगला हमारा टॉपिक है समस्या समाधान विधि। जैसे कि इस विधि में लिखा हुआ है कि समस्या समाधान यानी कि हमारे सामने जब कोई भी समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका हल हम किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस शिक्षण विधि में। देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जहां जहां से आते हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा और ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं समस्या समाधान विधि से। सबसे पहले देखें तो इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे सुकरात जी और सेंट थॉमस। सुकरात और सेंट थॉमस। अब इसका आधुनिकीकरण यानी कि नवीनीकरण किसने किया? देखिए, पहले ये पुरानी विधि थी, इसको शुरू में लागू किया था सुकरात और सेंट थॉमस जी ने, लेकिन उसके बाद इसका नवीनीकरण किसने किया? जॉन डीवी जी ने किया था। कब किया था? 20वीं सदी में किया था। 20वीं सदी में किया था और यूएसए से किया था। ठीक है, आगे एक परिभाषा है सुकरात जी की। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सामने समस्याएं कम होती है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके सामने समस्याएं न के बराबर होती हैं, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए परिवार के या समाज के बहुत ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने पैरों पर चलने का प्रयास करता है, तो उसके सामने समस्याओं में वृद्धि होती है। और इन समस्याओं को वो जब खुद सोल्व करेगा तो वो होगी समस्या समाधान विधि। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो समस्याएं कम होती हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ समस्याओं में वृद्धि होती है। ये कहा था सुकरात जी ने। ठीक है, आगे देखिए स्किनर जी कहते हैं समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त करना, यानी कि बच्चे के सामने जब कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को हल करना या हल करने का प्रयास करना इस विधि का सार है। ठीक है, आगे देखिए, जो एनसीएफ 2005 है उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि, यानी कि एनसीएफ 2005 ने समस्या समाधान विधि को सबसे बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ विधि माना है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी एनसीएफ 2005 के अनुसार? समस्या समाधान विधि। यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, जो समस्या समाधान विधि है ये काम करती है समवाय के सिद्धांत पर। समवाय का अर्थ मैं आपको बताऊं तो समवाय का मतलब होता है कि सारी चीजें मिली हुई होना, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई होंगी? विश्लेषण। जब हम हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि विश्लेषण विधि क्या होती है। विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, यानी कि जब बच्चा शुरुआत से जब पढ़ने का प्रयास करता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ता है। जैसे शुरुआत करेगा एएनआर से, फिर शब्द बनाएगा, फिर वाक्य बनाएगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ने की प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे विश्लेषण। और संश्लेषण, यानी कि जब बच्चा जोड़ेगा किसी चीज को, यानी कि जब जोड़ जोड़ कर पढ़ेगा तो वो होगा हमारा संश्लेषण। ठीक है, आगे देखिए, अनुसंधान यानी कि खोज। जब बालक किसी चीज को अपने बलबूते पर करने का प्रयास करेगा, यानी कि किसी भी जो समस्या है उसके सामने, उसको खुद के माइंड के हिसाब से, अट्रैक्शन के हिसाब से उसको करने का प्रयास करेगा, तो वो होगा अनुसंधान। और अनुसंधान अगर बड़े पैमाने पर किया गया हो तो हो गया अनुसंधान। यानी कि अनुसंधान हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था कि अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो यहाँ पे अगर छोटे पैमाने पर किया गया तो वो होगा खोज, और बड़े पैमाने पर अगर कर लिया गया तो वो होगा अनुसंधान। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बात करें, अधिगम के दो सिद्धांतों का पालन करती है ये विधि। यानी कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी में सिद्धांत आएंगे अधिगम के, यानी कि लर्निंग के जो सिद्धांत आएंगे, थ्योरीज आएंगी, उसमें समस्या समाधान विधि दो सिद्धांतों का पालन करती है। वो दो सिद्धांत कौन कौन से? पहला सिद्धांत हमारे पास प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक जी ने। ठीक है, आगे हम बात करें अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि खुद की जो सेंस से किसी भी समस्या का समाधान करते हैं वो होती है अंतर्दृष्टि। यह सिद्धांत दिया था कोहलर ने। ठीक है, ये दिया था कोहलर ने। आगे हम बात करते हैं, इस विधि के कुछ नियम है,
यानी कि ये विधि जो समस्या समाधान विधि है ये कुछ नियमों का पालन करती है। वो नियम ये रहे, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बस वैसे देख लो। उपयोगिता का नियम, पूर्णता का नियम, क्रियाशीलता का नियम, सामाजिकता का नियम और मनोवैज्ञानिकता का नियम। ये जो मनोवैज्ञानिकता का नियम है, यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो समस्या समाधान विधि है वो मनोवैज्ञानिक होगी या अमनोवैज्ञानिक होगी। अब देखिए, आप लोग बताइए कि ये विधि मनोवैज्ञानिक होगी या अमनोवैज्ञानिक होगी। ये विधि मनोवैज्ञानिक होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा खुद कर रहा है, और खुद किसी चीज को लेकर जब बालक सोचता है तो वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये यहां से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं इसके पदों से। तो समस्या समाधान विधि के अंदर कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं। जो एक योजना विधि हमने पढ़ी थी उसमें भी 6 पद होते हैं, और 6 पदों को मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था। और ये जो 6 पद हैं इनको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, इनमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले समस्या का चयन करना। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी विद्यालय है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। मान लो कोई खेल मैदान है, उसमें ये है कि अस्त व्यस्त है वो। ठीक है, अब सारे टीचर स्टाफ है वो मिलकर एक मीटिंग बुलाते हैं कि ये खेल मैदान है, इसके बारे में अपनी अपनी राय देनी है। तो समस्या का चयन, यानी कि समस्या क्या हो गई हमारे पास? समस्या हमारे पास हो गई खेल मैदान। ठीक है, समस्या को चुन लिया गया। अब देखिए, समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी एक टीचर कहता है कि ये जो खेल मैदान है ये उपयोगी नहीं है। अब क्यों उपयोगी नहीं है? क्योंकि इसमें घास ज्यादा है, इसमें कांटे हैं, या 3-4 टीचर इसके बारे में और बोलते हैं। तो वो समस्या का प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं कि क्या क्या चीज है, इसमें खड्डे ज्यादा हैं, इसमें दीवार नहीं है, बच्चे भाग जाते हैं। ठीक है, तो समस्याओं का प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। अब सारे टीचर एक साथ बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि तीसरे चरण के बारे में, यानी कि परिकल्पना के बारे में। परिकल्पना क्या होती है? समस्याओं का संभावित समाधान। यानी कि मैं सोच रहा हूं कि काश ये मैदान क्रिकेट का मैदान बन जाए। दूसरा टीचर सोचता है काश ये बास्केटबॉल का बन जाए, वॉलीबॉल का बन जाए, हॉकी का बन जाए या कबड्डी का बन जाए। तो 2 चीजें हमारे पास होगी। एक तो समस्या का चयन करना, यानी कि हमारे पास समस्या है कि इस खेल मैदान में क्या क्या समस्याएं हैं, और दूसरा है प्रस्तुतिकरण देना, यानी कि क्या क्या समस्याएं उनको सभी के सामने प्रस्तुत करना। अगला है परिकल्पना। परिकल्पना मतलब होता है कि पहले से हम उस चीज के लिए समाधान ढूंढने, यानी कि क्या समाधान हो सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात करें तथ्यों का संग्रहण, यानी कि मैंने कहा कि मेरे को क्रिकेट मैदान बनवाना है, कोई कह रहा है मेरे को बास्केटबॉल मैदान बनवाना है। तो अलग अलग जो मत आएंगे उनको एक जगह इकट्ठा कर लेना, वो हो गया तथ्यों का संग्रहण। ठीक है, आगे बात करें विश्लेषण, यानी कि सबसे अच्छा सुझाव किसका लगा। मान लीजिए क्रिकेट का लगा। क्यों? क्रिकेट का मैदान होता है वो सभी बच्चे लगभग खेलते हैं, तो विश्लेषण हो गए यहाँ पे। अब आता है मूल्यांकन। अब क्रिकेट के मैदान की स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, अब स्वीकृति दे दी गई तो उसको उस चीज पर अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा ये भी देखेंगे। तो ये हमारा छठा चरण हो गया, मूल्यांकन व निष्कर्ष। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ पे हमने पढ़ा इसके सिद्धांत 2 जिनका ये विधि पालन करती है। पहला हमारा है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, दूसरा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और ये 6 पद यहाँ से ध्यान रखना। ज्यादातर ये आता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका चरण होता है, वो होता है महत्वपूर्ण चरण है परिकल्पना। यानी कि परिकल्पना का अर्थ होता है समस्या का संभावित समाधान, यानी कि एक समस्या है हमारे सामने और उसको किन किन तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं, वो हो गया समस्या का समाधान। अब आगे चलते हैं। देखिए, तो आगे देखिए दोस्तों, जो समस्या समाधान विधि है इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए, पहले हमने इस समस्या समाधान विधि के बारे में पढ़ा, लेकिन इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए, इसमें शिक्षक की भूमिका गौण होते हैं, यानी कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने के लिए जब स्टूडेंट प्रयास करते हैं तो स्टूडेंट यानी कि जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को केवल डायरेक्शन देते हैं, यानी कि एक गाइड की भूमिका में होते हैं। अगर यह मनोवैज्ञानिक विधि होती है, जब स्टूडेंट किसी काम को करते हैं तो पूरा अपना फोकस उसी काम पर लगाते हैं, और टीचर तो हमारे पास हो गए गाइड की भूमिका में। तो जो स्टूडेंट्स हैं उस काम को करेंगे तो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, यानी कि जो उनकी सोचने समझने की क्षमता है वो ज्यादा विकसित होगी। अब इस विधि के कुछ दोष हैं,
तो ये 3 दोष हैं। देखिए, छोटी कक्षा और मंद बुद्धि के लिए अनुपयोगी है। गलत समस्या का चुनाव, यानी कि जब बच्चे गलत समस्या को चुन लेते हैं तो हारने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी कि रिजल्ट होता है वो उनके फेवर में नहीं आकर उनके अपोजिट आता है। और समय और धन के तो हर विधि में जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा था समस्या समाधान विधि। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आशा करता हूँ आप लोगों को फिर भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हमारे जो शिक्षण विधियों का जो टॉपिक चल रहा है हमारे इस YouTube चैनल पर, अमूल्य शिक्षा बाई KY पर, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।